शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और आप लोग शायद देख चुके होंगे और चीज़ें बहुत सारी समझ में आई होगी। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, व्हाट हैव वी डिस्कस टिल नाउ। हमने डिस्कस किया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है क्या, उसके बेसिस पे आपने सॉलिड्स को डिफ़ाइन किया, लिक्विड्स को डिफ़ाइन किया एंड गैस को डिफ़ाइन किया। देन हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो फिज़िकल स्टेट्स हैं मैटर की, ये इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया लास्ट क्लास में, उसमें डिस्कस किया है कि कोई सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या आप उसमें बातें कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है मेल्टिंग, पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट, पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को बदल सकता है। तो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़। किसी सॉलिड में जब इम्प्यूरिटीज़ आ जाता है, एक तो आपके पास प्योर सॉलिड होता है, एक आपके पास सॉलिड में इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं। तो ये सारे कंडीशन आपने देखे थे और किस तरह का क्या इफेक्ट था वो देखा था हमने। ठीक है, तो हमने देखा था, वी हैव सीन दैट कि जो सॉलिड्स होते हैं ये 2 नेचर के होते हैं। एक जो जनरल नेचर है वो क्या है, सॉलिड्स विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, मेल्ट करने के दौरान वो एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटती है। ये एक कैटेगरी हो गई, दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी एंड दिस इज़ द जनरल कैटेगरी। एंड अनदर कैटेगरी ऑफ सॉलिड विच इज़ रेयर एंड उसके एग्जांपल्स बहुत कम है, जिसमें आपको मैंने कहा था कि आइस है और ब्रास है, कास्ट आयरन है, सम ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ एलॉयज एंड आइस। ये सब क्या हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जो मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी हम, इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेल्ट करने पर। ओके, अब आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा, क्या ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप 2 आइस क्यूब को आपस में कांटेक्ट में लाके उसको प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, 2 आइस क्यूब्स और मोर आइस क्यूब्स, स्मॉल पीसेस और बिग पीसेस आप लिए अपने हाथ में और उसको कॉम्प्रेस कर दिए। जब आप कॉम्प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो आइस थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना शुरू होता है। ओके, कॉम्प्रेस करना, आइस मेल्ट करना शुरू होता है। जब उसको छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं जितने सारे आइस क्यूब्स आपके हाथ में थे, दे आर जॉइंट। अब वो एक बन गया। 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास आइस क्यूब्स थे। व्हेन यू प्रेस्ड, जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई किया, फिर प्रेशर को रिलीज़ कर दिया। जब प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, द आइस क्यूब्स वर मेल्टिंग वेयर एट दी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, ये मान लेते ये आइस क्यूब का सरफेस है और ये दूसरे आइस क्यूब का सरफेस है, दोनों जब कॉन्टैक्ट में आया, आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, इस प्रेशर की वजह से वो क्या कर गया, मेल्ट कर गया। आपको पता है कि ये जो आइस है, इस पर अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, घट जाता है। जाहिर सी बात है। तो एक टेम्परेचर है आपका एटमॉस्फेयर, जो आपका कंडीशन है, उस टेम्परेचर में आपने प्रेशर अप्लाई किया तो आइस क्यूब क्या करेगा, उस सरफेस पे क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। जो ही आपने प्रेशर रिलीज़ किया, प्रेशर घट गया, अब फिर से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि अगेन वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी कि जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट कर रहा था, अब प्रेशर घट जाने की वजह से उस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं कर रहा है, फिर से वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। इसी तरह से ये दोनों आइस क्यूब आपस में ज्वाइन होकर एक सिंगल आइस क्यूब की तरह बिहेव करता है। और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को कहा जाता है केमिस्ट्री में प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। मैंने डिस्कस नहीं किया लास्ट क्लास में, ये एक्चुअली किसका है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग एंड क्या ना ओके, जब जो मेल्ट करने पर क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसके लिए, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। अब डिस्कस तो हम कर ही दिए प्रिंसिपल रेगुलेशन।
किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर दोज सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। ऑन मेल्टिंग, है ना, स्पेशली आइस के लिए हम लोग बात करेंगे। अब होता क्या है इसमें, व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर, जब 2 आइस क्यूब को आप प्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल मेल्ट। क्या होगा? व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड टुगेदर, द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, surfaces of contact starts melting due to this pressure. Okay, after some time when we remove the प्रेशर, जब आप प्रेशर को रिमूव कर रहे हैं, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस है जो मेल्ट हो गया, जो लिक्विड, दोज लिक्विड अगेन सॉलिडिफाइज। क्या करता है? जब आप प्रेशर हटा दिए तो क्या होगा? द मोल्टन आइस बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस solidifies again, thereby joining them together. ओके, पहली बात, अब प्रेशर अप्लाई किया तो मेल्ट कर गया, प्रेशर रिलीज किया तो फिर से क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये पूरा ओवरऑल क्या कहलाया? दिस इज कॉल्ड, आप लिखते जाएं, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। तो 2 बातें आ गई, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्ट कर जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो वो फिर से क्या कर जाएगा? सॉलिडिफाई कर जाएगा एक टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। तो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन 2 आइस क्यूब्स फॉर्म अ सिंगल आइस क्यूब व्हेन दे आर प्रेस्ड टुगेदर। जब 2 आइस क्यूब का एक साथ मिला के उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो दे ज्वाइंड बाय ईच अदर। क्या रीज़न है? प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन? आई हैव एक्सप्लेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात थी लास्ट क्लास से रिलेटेड बात थी। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब किसी सॉलिड में हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। सॉलिड्स जो प्योर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही होगा, जब उसको मिक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, ओके, वाटर हटाते, कोई सॉलिड है, सॉलिड के बीच में अब किसी सॉलिड को मिक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड में कोई दूसरा सॉलिड मिक्स करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। उस सॉलिड को मेल्ट कर दिए, दूसरे सॉलिड को भी मेल्ट कर दिए, उसके बाद दोनों को मिक्स करके सॉलिडिफाई कर लिए। ये होगा जब एक सॉलिड आपके पास है उसको मेल्ट कर दी, हो गया, मेल्ट हो गया, दूसरा सॉलिड को मेल्ट कर दिया, दोनों प्योर था, दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, दोनों मिक्स हो गया। अब जब मिक्सिंग प्रोसेस होगा तो एक के पार्टिकल्स के बीच में दूसरे के पार्टिकल्स क्या करेंगे? इंटर करेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास ये ऑलरेडी एक लिक्विड है, इस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? अनदर लिक्विड। जो सॉलिड फॉर्म में था उसको हमने लिक्विफाई कर दिया, ओके, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जो हमारे पास पहला सॉलिड है इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ न्यू पार्टिकल्स आर कमिंग बिटवीन देम। अब 2 नए पार्टिकल्स उसके बीच में जब आ जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। अब
इस लिक्विड को, जो नया रिजल्टेंट लिक्विड बना विच इज़ अ मिक्सचर, उसको जब सॉलिड बनना है तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा रहा है, कमज़ोर कर रहा है, वीक कर रहा है कौन, न्यू पार्टिकल्स बिटवीन देम। तो अब जिस टेम्परेचर में जितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही थी इस लिक्विड को क्या करने के लिए, सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए, इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। नए पार्टिकल्स इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बना दिया। अब ये बन गया आपका सॉलिड, सॉलिडिफाई हो गया, प्रोसेस टफ हो गया, टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ा, हो गया आपका। जब ये सॉलिड बन गया, अब इस सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो प्योर स्टेट में था, इस दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं, तो ऑब्वियस बात है देयर वुड बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यू पार्टिकल्स। दीज न्यू पार्टिकल्स डिक्रीज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन दैट वेरी सॉलिड। उस सॉलिड में ओरिजिनली जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे पहले से, नाउ दे बिकम वीकर एंड वीकर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूअर पार्टिकल्स। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। अब उस सॉलिड को मेल्ट करना आसान हो गया, यानी कि जो मिक्सचर आपका तैयार हुआ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए, बिकॉज ऑफ द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ मेल्टिंग बिकम्स ईजियर, दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। यानी कि नए पार्टिकल्स आ जाने पे किसी सॉलिड को जब मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। क्यों? क्योंकि नए पार्टिकल सॉलिड के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है। तो आप क्या बोलेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट of mixture of two or more solids is always less than their respective components. ओके, रीज़न क्या होगा इसका, फोर्सेस ऑफ, सॉरी इसको हमने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction becomes weaker because of the new particles. ओके, नए पार्टिकल बीच में आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट क्लास। उसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। नाउ लेट्स सी फ्रीजिंग देखते हैं हम लोग कि फ्रीजिंग में क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था व्हाट इज फ्रीजिंग। द फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। जिस तरह से आप किसी लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं। थर्मल एनर्जी, जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है। ओके, सारी एनर्जी को जब कंक्लूड करते हैं काइनेटिक पोटेंशियल थर्मल एनर्जी कहलाती है। तो थर्मल एनर्जी को जब बढ़ाते हैं तो लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थर्मल एनर्जी घटानी पड़ेगी, एनर्जी घटेगा। तो उसमें क्या होगा आपका, उस प्रोसेस को आप बोलेंगे फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होता है उस टेम्परेचर को आपने नाम दिया फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम दिया? फ्रीजिंग पॉइंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी बात को। मैंने आपका आइस का एग्जांपल लिया था कि यू आर हैविंग, मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने नाम दिया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मैटर अलाउड नहीं है,
ओके। दूसरा क्या अलाउ नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी अलाउड नहीं है, दोनों ही अलाउड नहीं है। उसको आप क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में आप वाटर लिए, यू आर हैविंग वाटर, दिस इज वाटर एंड these are the ice cubes, ओके। ये क्या है, आइस क्यूब्स है। अब आपके पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। ये आपका कंडीशन है, ओके। अब सिस्टम को आपने आइसोलेट कर दिया, मतलब नाइदर मैटर इज एक्सचेंज, यानी कि ना तो आइस डाल रहे हैं ना तो वाटर डाल रहे हैं और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आपको पता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस क्यूब्स हैव लेस एनर्जी देन वाटर। सब आप एनर्जी अगर देखें, आप एनर्जी अगर देखेंगे तो वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, आइस क्यूब से। तो जाहिर सी बात है आइस क्यूब किससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर से। जो एनर्जी है आइस क्यूब क्या करेगा, वाटर से एब्जॉर्ब करेगा। तो आइस क्यूब, आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये वाटर की एनर्जी कम हो गई, वाटर से एनर्जी कौन एब्जॉर्ब किया, आइस। आइस किस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, वाटर में। कब हो रहा है ये सारा का सारा प्रोसेस, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वाटर एनर्जी लूज़ किया, मतलब अभी इसकी एनर्जी घट गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब लेटेंट हीट में कमी आ गई। इसका मतलब ये फिर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, उतना वाटर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का रेट बराबर हो गया, तो यही क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम। दिस इज इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया था। इसीलिए ये जो टेम्परेचर है, दिस इज व्हाट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये आपका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट भी हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। लेकिन अगर सिंपली आप फ्रीजिंग पॉइंट को अकेले डिफाइन करना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। तो उसमें एनर्जी घटनी पड़ेगी। आई होप आपको ये मामला समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हुआ था लास्ट क्लास में। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, किसको आप फ्रीज करेंगे, लिक्विड को फ्रीज करेंगे। तो इस लिक्विड को फ्रीज करने के दौरान आप क्या करते हैं, एनर्जी घटाते हैं, पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। तो आपने जिस तरह से सॉलिड्स का एग्जांपल देखा कि सॉलिड्स मेल्ट करने पर एक्सपेंड भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, इन द सेम वे लिक्विड फ्रीज करने पर, लिक्विड फ्रीज करने पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है। एक्सपेंड जैसे कि आइस वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपेंड कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट बनता है। उस रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उसके बीच में स्पेसेस क्रिएट होते हैं। इस स्पेस, वो तो पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। आपको मैं बता दूं, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स 2 तरह के होते हैं। सॉलिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ये एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल डेली लाइफ में बहुत ही कम है। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। तो आइस के केस में क्या होता है, उसके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं।
ठीक है। और आइस जब बनता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नए बनने की वजह से, ये समझ में नहीं आ रही होगी बात, तभी बता रही हूँ कि नए तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से बीच में स्पेसेस क्रिएट होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, दैट्स वाई उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, तो जिस तरह से मैंने कहा कि सॉलिड मेल्ट करने पर एक्सपेंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, इन द सेम वे लिक्विड फ्रीज करने पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जनरली होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंड भी हो सकता है, जैसा कि आइस आपके पास है, वो अपने लिक्विड स्टेट से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड किया, फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रीजिंग पॉइंट को बदल देता है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। कोयल को तो हम लोग हटा नहीं सकते, अब कोयल की आवाज़ सुननी पड़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैंने जिस तरह से पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, पहला कंडीशन फॉर दोज लिक्विड्स which contract on freezing, this is the normal case। वो सारे लिक्विड जो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रीज करने पर, इसमें सारे लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड, इसमें सारे लिक्विड्स आ गए, जितने सारे सॉलिड्स थे जो क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे मेल्ट करने पर, वही जो लिक्विड बन गया अब, वो लिक्विड फिर से जब फ्रीज होगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग द प्रेशर, यू आर सपोर्टिंग द प्रोसेस, यानी कि फ्रीजिंग को आप सपोर्ट करेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या करके, बाय अप्लाइंग प्रेशर। यानी कि ऐसे लिक्विड्स के लिए अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब द मेल्टिंग बिकम्स ईजियर। समझ में आई बात। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाना मतलब कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं आप, प्रेशर घटाना मतलब कॉन्ट्रैक्शन को अपोज कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ये सारे लिक्विड्स इसमें आ गए, ठीक है, जनरली ऑल लिक्विड्स, ठीक है, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अब एक एक्सेप्शनल जो कुछ कैटेगरीज आते हैं उसमें, जैसे मान लेते हैं आपके पास रोज़ मेटल है, रोज़ मेटल को आपने पिघला दिया, या फिर कास्ट मेटल है, या फिर आपके पास ब्रास है, उसको पिघला दिए, तब उसको फिर से जब फ्रीज करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, तब उसको वो क्या करेगा, फ्रीज करने पर वो एक्सपेंड कर जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग अच्छा से, क्योंकि नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर दोज liquids which expand on freezing, जैसा कि आपके पास वाटर है, इसमें क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब आप इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। एक्सपेंशन को क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाना मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ओपोजेस एक्सपेंशन, ओके। और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो किसको, एक्सपेंशन को अपोज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए आपको कैसे समझ में आ रहे होंगे बात, कहाँ क्या हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आई बात, यानी कि मेल्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे। तो लोअर प्रेशर में वाटर क्या करेगा, आसानी से फ्रीज करेगा एज़ कम्पेयर टू दी हायर प्रेशर। क्लियर होगी बात। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
नाउ वी हैव इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़। जब आप इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने की वजह से फ्रीजिंग डिफ़िकल्ट होना ही है। नए पार्टिकल्स आएंगे, बीच में नए पार्टिकल्स आने की वजह से नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बनेगा, क्योंकि जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूअर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकर। मतलब अब आपका वीक हो गया तो पार्टिकल्स को क्लोज आने में भी परेशानी होगी। तो जिस टेम्परेचर में वो फ्रीज़ हो रहा था उस टेम्परेचर में फ्रीज़ नहीं होगा, वो और भी नीचे जाके फ्रीज़ होगा। ध्यान रहे। हम मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? सॉरी, ये पूरा गड़बड़ ही हो रहा था कॉन्सेप्ट। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ेगा अगर, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या नाम है, आपका सॉलिड लिक्विड, जो लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही सॉरी, ये लिक्विड आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रीज करने पर। ओके, अब आप प्रेशर बढ़ाए तो आप कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर में फ्रीज कर रहा है वो बढ़ जाएगा। और ध्यान रहे, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग आसान हो गया। हायर दी फ्रीजिंग पॉइंट ईजियर दी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में फ्रीज करेगा उतनी जल्दी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज करने से टेम्परेचर घटा रहे हैं आप, टेम्परेचर घटाने का प्रोसेस है ना आपके पास। तो टेम्परेचर जब आप घटा रहे होते हैं तब फ्रीजिंग प्रोसेस होता है। तो हाई टेम्परेचर में अगर फ्रीज हो गया इसका मतलब फ्रीजिंग आसान हो गया ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो फ्रीजिंग को आसान कर रहे हैं। तो हायर द फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ईजियर दी फ्रीजिंग। आपको समझ में आ गई होगी बात। फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मुश्किल करना है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर में फ्रीज होगा आपको उतनी परेशानी होगी। तो लोअर दी फ्रीजिंग पॉइंट इम्प्लाइज डिफ़िकल्ट दी फ्रीजिंग। तो लोअर टेम्परेचर में फ्रीजिंग डिफ़िकल्ट होगा, हायर टेम्परेचर में फ्रीजिंग आसान होगा। ये मामला पूरा उल्टा हो रहा था। अब इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इफ़ेक्ट ऑफ, सही कर लें आप लोग, कभी कभी जहन कंसंट्रेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती है। दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करने पर क्या होगा, ऑन एडिंग इम्प्यूरिटीज़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंस बिटवीन एन ओरिजिनल सब्सटेंस। एक ओरिजिनल सब्सटेंस के बीच में नया सब्सटेंस ला रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग हो जाए, जब आप इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, ये क्या करता है, मेक्स फ्रीजिंग डिफ़िकल्ट। फ्रीजिंग को क्या करेगा, ये डिफ़िकल्ट कर देगा। समझ में आई बात। मान लेते हैं आपके पास वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट डाला, वाटर में आपने क्या डाल दिया, सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाए। ये सॉल्यूशन जो है इसको फ्रीज करना एज़ कंपेयर टू वाटर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फ्रीजिंग डिफ़िकल्ट होने का मतलब क्या हो गया, जब आप इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो मान लेते हैं आपके पास एक प्योर लिक्विड है, उस लिक्विड में आपने किसी सॉलिड को मिक्स किया, ठीक है। तो आपके पास जो प्योर लिक्विड है, मान लेते हैं उसको सॉल्वेंट, और जो नया आपका बना मिक्सचर उसको मान लिया आप सॉल्यूशन। ओके, जो प्योर लिक्विड है उसके क्या नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख रहे हैं TF और यहाँ लगा रहे हैं नॉट। दिस इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और जो सॉल्यूशन हमारा बन गया, मतलब सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बन गया हमारा,
इसको हम लिख रहे हैं TF, ओके। इसमें T0F, इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे TF। ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मिक्सचर जो है, सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है। अब आपको मैंने बताया कि जब आप किसी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, किसी लिक्विड को मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? तो हमें मिला कि जो T0F है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर में फ्रीज करेगा और सॉल्वेंट हाईयर टेम्परेचर में फ्रीज करेगा। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। इसका मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, i.e. क्या लिख सकते हैं? T0F माइनस TF। ये क्या हो गया? इतना चेंज आया टेम्परेचर में। कौन से टेम्परेचर में? फ्रीजिंग पॉइंट में। इस टेम्परेचर में पहले फ्रीज हो रहा था, अब इस टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया, ये फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। तो कितना घटा? इसी को आप कहते हैं डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। इस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से लिखा जाता है, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे, उतना कम टेम्परेचर में, उतना लो हो जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए हायर क्लास में आप पढ़ेंगे ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। आपका सॉल्यूट हो गया ना सॉल्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इज वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप बोलेंगे सर क्या क्या बता रहे हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपको मैंने अभी भी बताया कि जितना ज़्यादा आप सॉल्ट ऐड करेंगे उतना कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा वो कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट हो गया, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपके पियर्सन में दिया गया है। किसके लिए? फ्रीजिंग मिक्सचर। एक मिक्सचर है जिसका नाम है फ्रीजिंग मिक्सचर। आई होप ये सारा लिख लिए होंगे। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? फ्रीजिंग मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ one part common salt and 3 part ice। क्या क्या इसमें? 1 part इसमें आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, ओके, प्लस 3 part आइस। अब ये आपका हो गया फ्रीजिंग मिक्सचर। क्यों ये फ्रीजिंग मिक्सचर है? क्योंकि इसका ये जो आपका जिस टेम्परेचर में फ्रीज होता है, यानी कि आप 1 part कॉमन सॉल्ट लिए, 3 part क्या ले लिए? 1 part कॉमन सॉल्ट, 3 part आइस क्यूब ले लिए। दोनों को मिला के आप फ्रीज करेंगे तो इस मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिस प्रोड्यूसेस -21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है उसका मिक्सचर। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि जब आप दोनों को मिक्स कर दिए, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को लोअर करते जाएंगे, वो फ्रीज तो होगा नहीं क्योंकि नए पार्टिकल्स आ गए हैं। अब वो फ्रीज किस टेम्परेचर में जाके होगा? -21 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर लोअर प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी लिक्विड से लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत ही लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं? उसमें इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि वो फ्रीज होना मुश्किल हो जाएगा। और जब वो फ्रीज होगा उस समय टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। इसी मैकेनिज़्म का एप्लीकेशन किया जाता है वैसे कंट्रीज़ में जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ही आसानी से
आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ सड़कों पे, रोडों पे, अपने घर मकानों में नमक छिड़का जाता है। नमक क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि नमक की वजह से जो वाटर है वो आइस बन नहीं पाता बहुत ही आसानी से। आइस कब बनेगा? जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाए। जैसे कि एक पार्ट आपने सिर्फ कॉमन सॉल्ट मिलाया तो -21 डिग्री सेल्सियस में जाके वो फ्रीज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप कॉमन सॉल्ट को रोड्स वगैरह में स्प्रेड कर देते हैं तो आइस का फॉर्मेशन, जो स्नो का फॉर्मेशन होता है, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से कम हो गया, तो उसमें वो आसानी से आइस का फॉर्मेशन नहीं होगा रोड्स पे, और रोड्स आपके ब्लॉक नहीं हो पाएंगे। तो रोड्स को ब्लॉक होने से बचने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर वाले जो कंट्रीज़ हैं वो रोड्स में क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट का छिड़काव करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ आइस बिकम्स टफ और आपका बहुत ही लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि जब तक लोअर टेम्परेचर नहीं होगा बहुत ज़्यादा, तब तक आइस नहीं बनेगा और आपके रोड फ्री रहेंगे। तो दिस इज ये बहुत ही क्या नाम है, इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है कोल्ड कंट्रीज़ में फॉर्मेशन ऑफ आइस से बचने के लिए। आपको मामला समझ में आ रहा होगा। तो टी हमेशा सॉल्वेंट का जो क्या नाम है फ्रीजिंग पॉइंट है, अपने सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा? कम होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसी को आप क्या बोले? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज के लिए, ये चेंज है ना एक, यही हम लिख देते हैं। ओके, दिस इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। दिस इज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को। ओके, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। किस में चेंज हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यहाँ लिखेंगे टी और यहाँ लिखेंगे एफ। इसको आप बोलेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे निकाला जाएगा? टी नॉट एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और यही आपका क्या कहलाया भाई? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना हो गया देखे तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत हम चाह रहे थे कि आज लिक्विड से गैसेस स्टेट के प्रोसेस को भी डिस्कस करें, लेकिन इसमें ही इतनी सारी चीज़ें आ गई कि उसमें जाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर उसमें फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो उसको हम लोग एक पूरा अलग ही लेक्चर करेंगे, द कन्वर्जन बिटवीन लिक्विड टू गैस, दैट इज़ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।